नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑकर इन फ्री स्टेट। कॉपर है, आयरन है, जिंक है या फिर लीड है। तो सबसे पहले गाइस आपको ये समझना होगा कि ये फ्री स्टेट जो होती है ना, ये फ्री स्टेट क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझना होगा। देखिए, कुछ मेटल जो है वो कंबाइंड स्टेट में फॉर्म मिलते हैं, कुछ फ्री स्टेट में मिलते हैं। अब ये फ्री स्टेट यानी क्या होता है, तो ऐसे एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख लेना, दोज एलिमेंट which does not react with air, carbon dioxide, oxygen, humidity and other metal are found in free state। जब आप नोट्स बनाएंगे तब फ्री स्टेट जो है वो लिख लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्री स्टेट यानी क्या होता है। तो ऐसे एलिमेंट जो ना एयर के साथ रिएक्ट होते हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होते हैं, ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, ना ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्ट होते हैं और ना किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं, तो उनको बोला जाता है फ्री स्टेट मेटल। यानी वो फ्री रहते हैं, किसी के साथ ज़्यादा जो है वो लोचा नहीं करते, ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं किसी से, हम और हमारा काम ठीक। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, उस तरह ये मेटल होते हैं, हम ठीक और हमारा काम ठीक, हमें कोई लेना देना नहीं दूसरों से, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ऐसे जो मेटल होते हैं उनको बोला जाता है फ्री स्टेट मेटल। तो कौन कौन से मेटल है, तो गाइस इसमें से तो कॉपर है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में से हम देखेंगे तो कॉपर जो है वो फ्री स्टेट में मिलता है, पर बाकी भी तीन जो है वो मेटल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान रखना है। कॉपर तो है ही, ठीक है, इसके साथ आपको याद रखना है गोल्ड है, सिल्वर है और प्लैटिनम है, ठीक है। तो ये जो तीन है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर, ये जो है वो नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आप नोट्स बना लीजिए, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। और फ्री स्टेट यानी क्या होता है, तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे मेटल जो एयर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी या अदर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होते, उनको क्या बोला जाता है, फ्री स्टेट मेटल। समझ में आ गया। और ये भी लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। तो देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी क्या होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। डेफिनेशन बता देता हूँ, आपको कुछ पीएचडी करने नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम निकालनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूज बॉन्डली इलेक्ट्रॉन। जो लूज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हीलियम होता है, हीलियम, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम भी पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए जो फ्रांसियम होता है, FRANCIUM, फ्रांसियम, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है, सबको आता है। द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर आर कॉल्ड। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझता, ऐसे रिसोर्सेज जो हम कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर, जो कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। जो हम कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या आता है कि जो हम कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर, जब तक यहाँ पे पृथ्वी है, अर्थ है, तब तक हम वो जो रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए सोलर एनर्जी हो गई, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। देखिए हम इसको कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर, तो उसको बोला जाता है रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल यानी हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, यानी कंटिन्यूसली जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें कौन से आएंगी, एक आएंगी सोलर एनर्जी, यानी जो सन से एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, सन से जो एनर्जी निर्माण करते हैं उसको बोला जाता है सोलर एनर्जी। तो ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस है, जब तक अर्थ रहेगी, पृथ्वी रहेगी, तब तक सूरज रहेगा, तब तक वो एनर्जी चालू ही रहेगी, वो कंटिन्यूसली हम यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर से जो हाइड्रो यानी वाटर से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है, हाइड्रो जो है जियोथर्मल एनर्जी हो गई। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, इसको हम कंटिन्यूसली जो है वो यूज कर सकते हैं, तो उनको बोला जाता है रिन्यूएबल। और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो हम ईयर आफ्टर ईयर यूज नहीं कर सकते, कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। रेफ्रिजरेटर कीप फूड अनस्पॉइल्ड बिकॉज। अब देखिए गाइस, रेफ्रिजरेटर जो होता है, इसमें जो हम खाना रखते हैं वो खाना जो है वो स्पॉइल नहीं होता, यानी खराब नहीं होता। तो इसके पीछे का
रीज़न पूछा है। अब देखिए जो खाना खराब करता है, सबसे पहले तो हमें पता है कि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो लो टेम्परेचर होता है, और खाना जो स्पॉइल होता है इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में पर्टिकुलर एंजाइम होता है, वो एंजाइम काम करता है, ठीक है, वो एंजाइम जो है वो काम करता है, और एंजाइम को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है वो वर्क करता है। पर यहाँ क्या होता है, यहाँ रेफ्रिजरेटर में जो होता है एट इट्स लो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया पे के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं आर इनएक्टिव, ठीक है। तो एट इट्स लो टेम्परेचर बैक्टीरिया आर इनएक्टिव, तो बैक्टीरिया जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते, और इसी वजह से जो हम रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं वो अनस्पॉइल रहता है, वो स्पॉइल नहीं होता। समझ में आ गया, यहाँ पे लिखा है मैंने एट इट्स लो टेम्परेचर बैक्टीरिया आर इनएक्टिव। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको अगर क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में तो आपको फटाक से दिमाग में याद आएगा कि हाँ बैक्टीरिया इनएक्टिव होते हैं क्योंकि एंजाइम काम नहीं करते इट्स लो टेम्परेचर पे। तो कोई भी ऑप्शन दिया हुआ अगर है, कंसेप्ट समझ में आया, तो आप सही जो ऑप्शन होता है वो बराबर उसको ढूंढ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन, देखिए जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो किस में सोल्यूबल होते हैं। एग्जांपल देता हूं, NaCl जो है एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब ये किस में सोल्यूबल होता है, NaCl यानी क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है कि NaCl का नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, सिंपल है, ठीक है। अब ये किस में घुलता है यानी किस में सोल्यूबल होता है, तो पानी में गाइज अगर आप नमक डालोगे तो वो सोल्यूबल होता है। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो आयंस फॉर्म करते हैं, और जो है जब वो वाटर में हम इसको मिक्स करेंगे तो ये NaCl में जो है वो कन्वर्ट होता है। तो ये किस में सोल्यूबल होता है, वाटर में। तो याद रखना जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्क्यूरीज। अब गाइज मर्क्यूरी एक स्पेशल जो है वो मेटल है, क्यों, क्योंकि एक ऐसा ओनली मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे रहता है। अब मर्क्यूरी जो है वो मेटल है पर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, और इसीलिए ये लिक्विड मेटल जो है इसको बोला जाता है, ठीक है, लिक्विड मेटल। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पिरिट इन कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी गिव्स कूल सेंसेशन बिकॉज इट इज। अब देखिए अगर हम गाइस बात करें स्पिरिट की, स्पिरिट ले लीजिए या फिर जो परफ्यूम हम लगाते हैं वो भी एक प्रकार का स्पिरिट ही होता है। तो जब हम परफ्यूम मारते हैं, स्पिरिट बॉडी पे लगता है तो कूल सेंसेशन हमें महसूस होता है। तो एक्चुअल में वहाँ पे होता क्या है, देखिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए। जब गाइस वो हमारे बॉडी को टच करता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको इसका आंसर बोल देता हूँ कि ये हाईली जो है वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल यानी ये इवेपोरेट जल्दी हो जाता है, यानी उड़ जाता है, बाष्पीभवन इसका जल्दी हो जाता है। अब कंसेप्ट को समझिए, जब गाइस स्पिरिट हमारे बॉडी पे लगता है तो वो जो जिस पार्ट पे लगा है उस पार्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है यानी क्या है, वहाँ की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बॉडी पे गिरा, बॉडी पे जहाँ पे गिरा वहाँ की जो हीट है उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब वो हाईली वोलाटाइल होने की वजह से वो फटाक से उड़ जाता है। तो जिस पार्ट पे गाइस वो पड़ा था वहाँ की एनर्जी जो है इसने एब्जॉर्ब की और वो वोलाटाइल यानी उड़ गया, ठीक है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है क्योंकि उसने तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो वोलाटाइल होने की वजह से वहाँ से चला गया, तो क्या होता है, वहाँ की एनर्जी जो एब्जॉर्ब करने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए डिक्रीज होता है, फिर से वो कवर हो जाता है पर थोड़ी देर के लिए वो डिक्रीज होता है। और इसीलिए हमें जो है वो जब भी स्पिरिट हमारे बॉडी पे गिरता है तो कूल सेंसेशन जो है वो महसूस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हाईली वोलाटाइल होने की वजह से। अगर वो वोलाटाइल नहीं होता तो वहाँ पे गिरता, हीट को एब्जॉर्ब करता पर वो बॉडी पे ही रहता। अगर वो वोलाटाइल नहीं होता, वो कंडीशन बता रहा हूँ, वो गिरता, वो हीट एब्जॉर्ब करता पर वो वहीं पे रहता तो हमें कूल सेंसेशन महसूस नहीं होता। पर वो वोलाटाइल होने की वजह से वो हीट के एब्जॉर्ब करके उड़ जाता है और इसी वजह से हमें कूल सेंसेशन जो है वो महसूस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ताजमहल इज ग्रेटली अफेक्टेड ड्यू टू। देखिए ताजमहल जो है वो किससे अफेक्ट होता है, तो आपको पता है ताजमहल के बाजू में यमुना नदी है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो उसकी वजह से वहाँ पे सल्फर के और नाइट्रोजन के जो है वो ऑक्साइड्स बनते हैं और इसी वजह से क्या होता है, जो एसिड रेन है वो ताजमहल पे गिरता है और इसीलिए ताजमहल जो अफेक्ट हो रहा है, उसका ब्लैकनिंग जो है वो हो रहा है।
तो ये जो होता है इसका मेन रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल जो अफेक्ट हो रहा है वो होता है ड्यू टू एसिड रेन। तो गाइज यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन ही अटेंड किए हैं, पर 8 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है, हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। तो गाइज ये सीरीज जो है वो केमिस्ट्री की ऐसी ही चलती रहेगी, हम बहुत सारे केमिस्ट्री के वीडियो जो है वो लेके आएंगे और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि जितनी भी मैं वीडियो, मेरी जो टारगेट है वो 300 के करीब वीडियो बनाने का है, और वो जो कंप्लीट वीडियो बन जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और ये सीरीज कंटिन्यू रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।